हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये बिहार सचिवालय के लिए आपका टेस्ट है। ये है आपका टेस्ट नंबर कितना, तो 12 है। 12 का ये पार्ट नंबर दूसरा है आपका, ठीक है। इससे अगर आप पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जाता है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा, वहीं से ये टेस्ट मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका PDF जो आपको सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और पहले जो हम आंसर इसमें से जो डाले थे, आंसर की जो डाले थे वो फोटो खींच करके डाल दिए थे, ठीक है। तो उसमें से बहुत लोग को नहीं दिख रहा था ठीक से, तो मैं इसका PDF बना करके कल आंसर की का भी PDF बना करके डाल दूंगा। और इसमें हम आपको अब जो PDF प्रोवाइड करेंगे वो दो टाइप का प्रोवाइड करेंगे। एक तो वो प्रोवाइड करेंगे जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, और दूसरा वो जिसपे हम सॉल्यूशन खुद लिख करके भी देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग का कहना था कि सर उसमें वो भी PDF होना चाहिए जो कि हम प्रिंट करा सके। तो अभी तक तो जो डाल दिया उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो नया डालेंगे उसमें हम आपको दोनों टाइप के PDF डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है बहुत जल्दी ही होने वाला है। देखिए, तो आज के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामले की देखरेख करता था वह था। तो जो विदेश मामले के देखरेख करता था उसको क्या बोलते थे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुमंत बोलते थे। जो विदेश मामले को देखरेख करते थे उसको सुमंत बोलते थे। और ये अष्टप्रधान में कितने मंत्री थे, तो 8 मंत्री थे टोटल। और जो पेशवा होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। जो अभी के प्रधानमंत्री, मतलब पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे। और पंडित जो राव होते थे वो धर्म, जो मतलब धार्मिक मामले के जो चीज़ें होता था उसे देख रेख करते थे। और जबकि सचिव जो होते थे वो चिटनीस, यानी कि चिटनीस जो इधर के उधर कागज पत्र पहुंचाने वाले होते थे ना, उसको चिटनीस बोलते थे, ठीक है। तो वो सचिव का कार्य था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहा है कि यानी कि काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। तो उर्दू के प्रयोग करने वाले जो पहला लेखक थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अमीर खुसरो इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति को कौन से ऐसे कवि थे जो अपने आंखों से देखे थे। तो उसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मिर्जा गालिब थे। ये 1857 के क्रांति को ये खुद अपने आंखों से देखे थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए, अब ये सब करंट अफेयर है, इसीलिए यहाँ पे 5-7 आपका करंट अफेयर आएगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पावर ग्रिड के द्वारा ये विकसित किया गया। अभी आपको पता होगा कि भारत के अंदर 11 जो है पूरा महारत्न कंपनी है, ठीक है। और जो सबसे नया वाला जो है 11वें नंबर के महारत्न कंपनी है वो आपका ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये 11वें नंबर के जो क्या है आपका कि महारत्न कंपनी है। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, GR विश्वनाथ का है। किसका है, GR विश्वनाथ का है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं टेस्ट में तो जरूर बताइएगा, हम उसी फॉर्मेट में आपको कराने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी जरूर करिएगा। अगला देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्र झंझरिया बन गए हैं। और ये भाला फेंक से संबंधित है। जबकि यहाँ पे मरियप्पन थंगावेलु है, ये ऊंची कूद से संबंधित है, ये भी पैरा एथलेटिक ही है, ठीक है। उसके बाद आपको दीपा मलिक के बारे में तो आप खुद ही बहुत जानते हुए, क्योंकि ये भी एक पैरा एथलीट है। अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में किस संग्रहालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। झरोखा का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। जैसे कि वस्त्र मंत्रालय के द्वारा और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिल करके इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं। और इसमें जो हाथ से बनाया हुआ जो चीज़ों होता है उसको प्रदर्शन करना है, दिखाना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर के। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है मतलब फर्नीचर पार्क बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, जो ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, ये करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ग्वालियर में किया गया। कहाँ पे, ग्वालियर में, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। कह रहा है
कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, वियतनाम में आयोजित किया जाएगा 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में कहाँ पे, वियतनाम में होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है कि किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये किया गया। बस आप इतना याद रखिए कि जल की समस्या को दूर करने के लिए एक्वा मैप जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था, विषय थीम क्या था। तो देखिए विश्व जो रंगमंच दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 27 मार्च को मनाया जाता है। कब, 27 मार्च को। ठीक है, और इसका थीम क्या था, तो रंगमंच और शांति की संस्कृति, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है बच्चों की पुस्तक द यानी कि लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है। तो लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए में क्या है आपका कि डेसमंड टूट है, डेसमंड टूट, और किसके द्वारा, तो तेनिज ग्यात्सो, इनका और दूसरा नाम क्या है, तो दलाई लामा। दलाई लामा बोलते तो आप बहुत आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन मतलब ये दलाई लामा के साथ आपको दोनों नाम याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका यानी कि सेल किसी अन्य जीव भाग या एक पूर्ण जीवित की यानी कि सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नीचे आपको दिखाएगा एक्सप्लेनेशन। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक कोशिका जो है टूट करके जो दूसरा बनाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन आपका डी इसका हो जाए, क्लोनिंग उसको बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। ये जनरली एक कोशिकीय जीव में ऐसा होता है, और ये एक कोशिकीय जीव कौन होता है, तो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जबकि अगर हम रीजनरेशन की पुनर्जनन की बात करें तो ये प्लेनेरिया में होता है। और बडिंग या मुकुलन से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बडिंग उसी को हिंदी में मुकुलन बोलते हैं, तो ये हाइड्रा और कवक में होता है। हाइड्रा और कवक में जो होता है ये क्या होता है, तो बडिंग और मुकुलन के माध्यम से ये विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या कह रहा है कि यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाए तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं ओम्स का रूल क्या होता है, V में IR। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको भी दो गुना कर देना और इसको भी दो गुना कर देना, तो भैया सेम ही ना रह जाएगा। फिर देखिए दुगुना का मतलब 2 भी कर दीजिए और इसको 2R और I कर दीजिए। ठीक है, तो ये से कट गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, V में IR हो गया, तो मतलब समान ही रह जाएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि समान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डैश डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंध होते हैं, जो यानी कि अष्टकोणीय, जो आपका षष्टकोणीय व्यू रचना प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो मतलब क्या है कि मतलब अलग अलग तल में जो है मतलब 3 अन्य अलग अलग तल में रहता है। तो जैसे कि सबसे पहले आप एक हेक्सागोनल बनाइए, एक हेक्सागोनल आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, हो गया, और इसके ही तल में दूसरा, जैसे कि दूसरा हेक्सागोनल कैसे बन जाएगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बन गया। तीसरा कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है किसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर में होता है। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा अंडरलाइन भी कर दिया कि 3 लेयर में होता है, 3 अन्य में होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेफाइट में होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ये इसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट में। जबकि अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो होता है आपका क्या होता है, तो ऑप्शन ये ऐसे बनता है। बेंजीन का जो बनता है, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए बेंजीन के जो बनता है कैसे बनता है स्ट्रक्चर, तो ऐसे बनता है, एक ही को आपका यहाँ पे हेक्सागोनल मिलेगा, और इसमें अल्टरनेट में आपको क्या मिलेगा, डबल बाउंड मिलेगा। बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं के प्रीलिम्स में, कि इसमें कितना पाई बाउंड है और कितना सिग्मा है। तो सिग्मा बोले तो 12 और पाई बोले तो कितना 3, जो डबल बाउंड होता है वो पाई, और सिग्मा बोले तो सिंगल बाउंड। यहाँ पे देखिए सभी जगह आपको
कार्बन एक एक और यहाँ पे लगेगा। तो आप यहाँ पे गिन लीजिए 6 गो, तो सबसे पहले बात ये सिंगल हो जाएगा, उसके बाद 6 गो ये बाहर वाला हो जाएगा, तब 12 गो आपका सिग्मा और 3 गो पाई बॉन्ड होता है बेंजीन। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात यानी कि वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकता। तो ध्वनि जो है इसके चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी माध्यम चाहिए, लेकिन ये सबसे तेज जो चलता है किसमें, सॉलिड में, तब लिक्विड में, तब गैस में आपका चलता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ से, जैसे कि इसका जो ध्वनि जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य करने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर तरंग का डायरेक्शन ये है तो इसी डायरेक्शन में आपका कण भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। समझ गया बात। तो एक ऑप्शन हम इसमें और देख लेते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन बी को देखिए, तो लाइट है, तो लाइट के चलने के लिए या प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। आप ऐसे याद रखें, देखिए सन से लाइट आता है ना, लेकिन बीच में कई सारा लेयर है, वहाँ वैक्यूम भी पड़ता है, फिर भी आप तक पहुंच जा रहा है ना, तो मतलब लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। और ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स बोले तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसका तरंग का डायरेक्शन अगर ये है तो इसमें कण का जो डायरेक्शन, मान लीजिए तरंग का ये है तो कण का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो मतलब इसके परपेंडिकुलर में चलता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश डैश पर लागू होता है। तो कहीं भी अगर दो पिंड ब्रह्मांड में कहीं भी पड़ा हुआ है अगर दो पिंड, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये मान लीजिए m1 है और ये m2 है, तो इस दोनों के बीच में क्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे फोर्स दोनों के बीच में क्या लगेगा, तो F=2 में m1 m2 बटे में r² और g यहाँ पे लग जाएगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो। ठीक है, कई बार इसका मतलब यूनिट भी पूछ लेता है, इसका वैल्यू भी पूछ लेता है। हम आपको कई बार ऐसे बता चुके हैं। इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहीं से बन जाएगा, देखिए ना, ये इसका न्यूटन हो जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर नीचे में आएगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तुओं के बीच, वस्तुओं के किसी भी युग्म के बीच, मतलब दो के बीच लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा जो है अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि हम अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन को, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, यानी कि E mc² यही दिए थे। ठीक है, E mc²। एक और चीज़ दिए थे, जैसे कि इनके लिए मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। जो लाइट ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च किए थे तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है मतलब किस चीज़ के लिए इनको मतलब नोबेल प्राइज मिला था, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, न कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था। ठीक है, जबकि अगर हम थॉमसन की बात करें, थॉमसन एडिसन का, तो ये बल्ब के खोज किए थे। और आइजैक न्यूटन सर की बात करें तो इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी कि ग्रेविटी के बारे में बताए थे। अगला देखिए, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सहसंयोजी जो आबंध होता है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड के दो परमाणु के बीच में आबंध अधिकतम कितने होते हैं। तो सबसे पहले बात है ये समझ, जैसे कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जो सहसंयोजी बंध होता है ये नन मेटल के बीच में होता है, यानी कि अधातु के बीच में बनता है। ये आपको पहला लाइन याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। जैसे कि यहाँ अगर हम आपको नाइट्रोजन दिखाएं तो इसमें 2 गो N है, तो 2 गो N को आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके पास आपका मतलब 5 गो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 5 गो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे सजा दिए। अब ये जो अपना अष्टक पूरा करेगा तो 3 गो इसको भी चाहिए तो यहाँ से ले लेगा, 3 गो इसको चाहिए तो यहाँ से ले लेगा। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करेगा ये 3 गो के करेगा। ठीक है, कितना, 3 गो को शेयर करेगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे कि आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताएं, यानी कि सहसंयोजी के बारे में, अगर हम आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं तो ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल आपको देते NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया ना, तो Na क्या हो गया प्लस और Cl क्या हो गया माइनस। Na क्या है, मेटल है, और Cl क्लोरीन क्या है, तो ये आपका नॉन मेटल है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ये प्लस माइनस हट करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनबुझा चूना। अनबुझा आपको कंफ्यूज कर रहा है, डायरेक्ट आप बोलिए कि चूना। अनबुझा चूना को क्या बोल सकते हैं, चूना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये बनता है कैसे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज़्यादा हीट करिएगा तो ये चीज़ें आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा।
अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि चूना यानी कि जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में, जब हवा में डैश डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली जो है परत बन जाता है। तो ये देखिए ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ये ऐसे कि आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको जब आप दीवार के ऊपर अगर आप इसको पोत दीजिएगा ना तो उस समय बहुत ज़्यादा उजला नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उससे वो धीरे धीरे रिएक्शन कर लेगा तो वो जा करके उजला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए दोस्तों, आपका टाइम कहीं भी 1 मिनट खराब नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है इसको जब तक आप नहीं सुनिएगा तो खाली टिक लगा के निकल जाइएगा ना तो समझ लीजिए सिलेक्शन मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा, क्योंकि कितना ज़्यादा अभी सिलेक्शन लेने के लिए भीड़ है इस आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे पढ़ाई में करते हैं तो आप पहले ही समझ लीजिए कि सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। मतलब पूरा 100% आप अपना दीजिए तभी जाके आप सिलेक्ट हो पाइएगा, समझे। लेकिन हाँ, एक बात फिर फिक्स रहेगा, अगर आप पूरा 100% देते हैं ना तो निश्चिंत रहिए सिलेक्शन भी होगा। लेकिन कभी पढ़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी कुछ देख लिए, कभी कुछ देख लिया, आपका कोई कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर आप इतना समझ लिए कि इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्रीम लड़का बैठा हुआ है मतलब इस पोस्ट को लेने के लिए, क्योंकि ये पोस्ट भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का होता है, आपको पता भी है, ठीक है। बीपीएससी के बाद जो है बिहार में सबसे बढ़िया अगर कोई पोस्ट है तो बिहार सचिवालय ही है, समझिए बातों को। तो आप खूब मन लगा कर पढ़िए ना। देखिए जैसे कि आपके पास अभी 2 महीना बचा है ना, तो ये 2 महीना जैसे कि जो भी 1.5-2 महीना बचा हुआ है ना, इसको आप अपने आप को निछावर कर दीजिए, मतलब पूरा मेहनत कीजिए जितना हो सके, जितना पावर लगा सकते 2 महीना लगा दीजिए, रख दीजिए सब कुछ साइड में, ठीक है। 2 महीना के बाद आपका सब कुछ बदल जाएगा। देखिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आरबीसी के लिए सही नहीं है। आरबीसी के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए इसका आकार जो होता है गोलाकार और उभयलिंगी होता है, सही है। ये सभी स्तनधारी में कैसा होता है, तो ये आरबीसी का आकार जो होता है गोलाकार और उभयलिंगी होता है। लेकिन एक स्तनधारी जो ऊंट होता है इसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें कैसा होता है अंडाकार, गोलाकार की जगह कैसा होता है अंडाकार होता है और उभयलिंगी होता है। तो ये अपवाद है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका काम क्या होता है आरबीसी का, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना इसका काम होता है, परिवहन करना। इसका साइज कितना होता है, तो 7 से 8 माइक्रोन होता है, लेकिन यहाँ पे 5.7 दिया तो यही आपका मतलब नहीं होगा, गलत है। लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर तक इसका मतलब जो होता है साइज होता है। अगला आपका ऑप्शन डी में दिया कि हीमोग्लोबिन विद्यमान होता है, तो बिल्कुल आरबीसी में भड़ के हीमोग्लोबिन जो होता है विद्यमान होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा 2 है ऐसा जिसका आपका यूनिट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देख रहे हैं आपका क्या कि जैसे कि बल होता है और वजन इसका यूनिट सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस डैश डैश से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकलती है, मतलब वो डेविएट नहीं होता है। वो कौन पॉइंट से, लेंस के कौन पॉइंट से आप किसी प्रकाश को गुजारिए कि वो डेविएट ना हो, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेंस है, ठीक है, तो ये आपका जैसे मेन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का हुआ ना। तो अगर यहाँ से कोई लाइट गुजरेगा ना तो ये डेविएट ना करेगा, सीधे गुजरते ही आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम किसी लाइट को गुजारेंगे तो ये डेविएट नहीं करेगा। ये लेंस का प्रॉपर्टी होता है, चाहे ये लेंस अवतल लेंस हो उत्तल लेंस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ से गुजरेगा ऑप्टिकल सेंटर से तो ये नहीं डेविएट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। अधिक विविधता का मतलब समझते हैं डाइवर्सिटी ज़्यादा ला सकता है। तो ये आपका होता है लैंगिक जो प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन जो सेक्सुअल प्रजनन होता है उसमें अधिक विविधता आता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपका यौन हो जाएगा, यानी कि इसी से संबंधित है, ठीक है। जबकि आपका बडिंग की बात करें तो बडिंग किस में होता है, तो ये आपका हाइड्रा या कवक में, कवक या आप इसको खमीर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बडिंग होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डैश डैश सबसे तरल अल्कोहल है, ठीक है, सबसे सरल अल्कोहल है, ठीक है। तो देखिए अल्कोहल जो होता है ना एक तो सरल, मतलब देखते हैं ना कोई भी चीज़ बहुत जल्दीबाजी में बन जाता है, मतलब अच्छा नहीं बनता है, तो वो क्या होता है प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो यही कह रहा है जैसे सरल अल्कोहल जो होता है इसमें से मिथेनॉल होता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल को हम सरल अल्कोहल बोलते हैं। और ये जो होता है एक शराब का ही टाइप होता है, लेकिन ये जहरीला शराब होता है। कैसा जहरीला, ये पीने लायक नहीं होता है। मिथेनॉल जो होता है यानी कि मिथाइल
अल्कोहल ये सरल अल्कोहल होता है और ये पीने लायक नहीं होता है, तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पे ऑप्शन डी में देखिए कि इथेनॉल है यानी कि इथाइल अल्कोहल, ये अच्छे से इसको तैयार किया जाता है, ये पीने योग्य होता है, ठीक है। हालांकि आपको पीना नहीं है लेकिन ये पीने योग्य होता है। आप कहीं कहीं न्यूज में सुनते हैं ना कि इतने लोग का मतलब मृत्यु हो गया जहरीले शराब की वजह से, तो वो यही शराब है मिथेनॉल जो है, इसी शराब के पीने से मौत हो जाता है। अगला देखिए, अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, इसमें से कौन विषम है। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे, इथेन देख रहे, यहाँ पे भी यानी कि मीथेन देख रहे, यहाँ इथेन है और यहाँ प्रोपेन है, मतलब ये सब सही है, ये अल्केन का एक टाइप है। लेकिन यहाँ बी में क्या देख रहे, तो एथीन देख रहे, तो ये एल्कीन का एक टाइप है, तो ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा ये डिफरेंट हो जाएगा। अल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n प्लस में 2 होता है। अल्कीन के लिए क्या होता है, तो CnH2n होता है। अल्काइन के लिए क्या होता है, तो CnH2n और माइनस में H2n माइनस में 2 होता है। इसमें आपका सिंगल बाउंड होता है, इसमें आपका डबल बाउंड होता है, इसमें आपका ट्रिपल बाउंड होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होता है। ध्रुव पर पिंड का भार ज़्यादा हो, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है कि आपका ग्रेविटी ज़्यादा होता है, मतलब जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। एम तो सभी जगह सेम ही रहेगा, लेकिन ध्रुव पर जी ज़्यादा होता है, तो इसका भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि इक्वेटर पे जो भूमध्य रेखा होता है इस पर जी मिनिमम होता है, तो इसका भार भी कम होगा। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन होकर प्रजनन करता है। तो मुकुलन इसको अंग्रेजी में बडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, खमीर, जिसको हम आपको अभी पीछे भी बताए हैं। खमीर को कवक भी बोलते हैं, या आप हाइड्रा का भी, मतलब हाइड्रा में भी बडिंग ही होता है। जबकि आपका पैरामीशियम में विखंडन होता है और प्लाज्मोडियम में भी विखंडन होता है। जबकि अमीबा की बात करें तो इसमें रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन होता है। अगला आपका 68 नंबर है कि डैश डैश पूरी तरह से समुद्री जीव है। तो पूरी तरह से समुद्री जीव कौन है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मिटा जो है पूरी तरह से समुद्री जीव है। जबकि अगर बात करें ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा का, तो सबसे बड़ा ये संघ होता है। और मोलास्का की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलास्का का एग्जाम्पल पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो घोंघा और सीप जो होता है या शंख जो होता है जो पानी में नहीं मिलता है घोंघा जैसे, तो ये सब क्या है, मोलास्का का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला देखिए, अगला जो आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम कंसेप्चुअल बोलेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि जब कोई वस्तु यानी कि डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल लगता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहले एक कोई वस्तु है, ठीक है, 1 सेकेंड में समझ लीजिए ताकि बाद में ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा। ये कोई वस्तु है जिसका मास आपका क्या था, तो m था, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो mg लगेगा। ये किसी पानी के अंदर है, मान लीजिए कि पानी के अंदर है, हम यहाँ पे पानी बना दे रहे हैं, पानी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए, जब ये वस्तु पानी के अंदर आया तो पानी के द्वारा इसके ऊपर लगाया जाएगा एक बल, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो FB यानी कि बायोन्सी फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल बोलेंगे, ठीक है। जब ये मतलब mg जो है ज़्यादा हो जाएगा, mg ज़्यादा हो जाएगा FB से, तब ये वस्तु डूबने लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु डूबती है, इसके मतलब क्या, mg है किससे, FB से ज़्यादा है, इसके मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तु के वजन से कम लग रहा है बायोन्सी बल, इसी वजह से वस्तु डूब रहा है पानी। समझ गए कि वस्तु का बल तो आपका mg हो गया, वस्तु के बल से कम लग रहा है ये बायोन्सी फोर्स जो या उत्प्लावन बल है ये, इसीलिए वस्तु डूब रहा है। अगला देखिए, अगला जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु की प्राकृतिक के अनुसार डैश डैश पदार्थ का विशेष रंग के साथ चमकना किसी पदार्थ का। तो पदार्थ क्या क्या होता है, तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बॉस-आइंस्टीन हो गया, मतलब 5 होता है पदार्थ का टाइप, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस मानिए टेम्परेचर इसका। तो यही जो है मतलब एक अलग रंग के साथ चमकता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। तो देखिए,
बिजली के संवहन होने के लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी है, एनायन कटायन का होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक के प्रवाह होने के लिए आयन की ज़रूरत है। तो देखिए ये शुगर जो है ये एक ही है, ठीक है, तो इसमें कोई भी आयन नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन सी का, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो NaOH होता है, Na के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर माइनस होता है, तो इससे तो पास कर जाएगा बिजली। ऑप्शन बी में देखिएगा तो कैल्शियम यानी कि कैल्शियम क्लोराइड है, तो इससे भी बिजली पास कर जाएगा, सोडियम क्लोराइड से भी बिजली पास कर जाएगा, लेकिन शुगर से बिजली पास नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 15 kg द्रव्यमान है और उसका जो वेलोसिटी है कितना, मतलब जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका आपसे पूछा जा रहा है कि गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता है हाफ mv² होता है, तो 1/2 और 15 kg मास है और ये 2 गुने में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 30 इसका जूल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पराग कोश जो होता है ये नर पार्ट का हिस्सा होता है, तो अंडाशय नर पार्ट में थोड़ी होता है, ये तो आपका फीमेल पार्ट में होता है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट में होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जबकि आपका पराग कण होता है ये पराग कोश का भाग होता है, पुंकेसर भी इसका भाग होता है और ये पराग कोश जो है ये मतलब इसका भाग होता है, अंडाशय भाग नहीं होता है। अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरुष में शुक्राणु यानी कि स्पर्म और यूरिन को मतलब पास करने के लिए जो सामान्य मार्ग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग से ही यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 जूल, तो जूल क्या होता है यानी कि मतलब ये जो कार्य का यूनिट होता है, तो फोर्स गुने में जो डिस्प्लेसमेंट होता है यही तो जूल होता है। मतलब एनर्जी जो होता है, जूल जो होता है यानी कि वर्क जो होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स क्या होता है न्यूटन और ये होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टेस्ट नंबर 12 जो है पूरे कंप्लीट हो गया और आप अच्छे से जुड़े रहिए, अब एकदम कंटिन्यू वीडियो आएगा और जो भी अभी आपका टेस्ट बाकी है जैसे 13, 14, 15 तक अभी टेस्ट हो गया, ये सब आपको कंटिन्यू अब आएगा, ठीक है। कल भी एक टेस्ट होगा आपका संडे का, वो सब हम ले आए हैं आपके लिए और वो सब आपको बहुत जल्दी PDF आपको भी मिल जाएगा, स्कैन के साथ अच्छे से दे देंगे। उसके बाद हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे जितना हो सकता है करते हैं और आप अपना पढ़ाई को पूरे जारी रखिए, इससे आपको मदद मिलेगा 100%, ठीक है। तो आप इसी नाम पे दोस्तों के साथ एक ग्रुप में किसी न किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए थोड़ा, ताकि थोड़ा सा इससे मेरा भी मनोबल बना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।